नमस्कार मित्रों। कक्षा 8वीं की पुस्तक विज्ञान की दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे पाठ का सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी मित्र यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरीके से मित्र की तरह है, किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है और किस तरीके से शत्रु यानी दुश्मन की तरह यानी किस तरह के से नुकसानदायक है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव, क्या उनके फायदे, क्या इनसे अपने को नुकसान, ये सब इस अध्याय में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। कक्षा 8वीं की पुस्तक विज्ञान अध्याय 2। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे, यानी सजीव की विशेषता अपन पढ़ चुके हैं। आपने अपने आसपास पौधे और जंतु देखे, ये सब भी सजीव होते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी है जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यानी हमने जो सजीव देखे हैं वे आकार में बड़े हैं और हम किसी यंत्र की सहायता के बिना भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद है जैसे अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी इतने छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे केवल हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है, यानी धब्बे उभर आते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक लेंस यानी छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाला लेंस। आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या है? ये कहाँ से आई? क्या दिखाई देता आपको ब्रेड के ऊपर काले रंग की गोल गोल संरचनाएं छोटी छोटी? तो क्या है और कहाँ से आई? यही अपने सूक्ष्म जीव है। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीव। पहले क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। आपको थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है बीकर में तथा उसे जल डालिए, उसमें पानी डालना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आपको क्या क्या इसमें नजर आता है? तो जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ सूक्ष्म जीव भी नजर आएंगे, कुछ ऐसी संरचनाएं नजर आएगी जिसको आपने कभी तक नहीं देखा है। क्रियाकलाप 2 है। आपको एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। इन तालाब से आपको पानी का थोड़ी सी बूंदें लेनी है। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। तो क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो इन दोनों क्रियाओं में आपको बिल्कुल सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। यानी मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते, लेकिन जब अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यानी आवर्धक लेंस जो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ऐसा इसकी सहायता से कुछ को तो अपन देख सकते हैं, लेकिन बाकी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र होना आवश्यक है। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यही कारण है कि ये अत्यधिक छोटे होते हैं जिसको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख भाग है? आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख वर्ग या 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि के लिए, समझने की दृष्टि के लिए बांटा गया है। इसमें पहले होते हैं जीवाणु, दूसरे कवक, तीसरे प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल होते हैं। यानी ये 4 भाग हो गए। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल चारों ही क्या है? सूक्ष्म जीव है। इनमें अलग अलग जीव आएंगे। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 तक दर्शाए गए हैं। नीचे इनके चित्र भी दिए गए हैं। किस किस के?
जीवाणु के लिए, शैवाल के लिए और प्रोटोजोआ के लिए। इसके बाद अपन चलते हैं विषाणु एंड वायरस के बारे में। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा कुछ जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। यानी विषाणु परपोषी है, यानी दूसरे का पोषण प्राप्त करते हैं दूसरे से, यानी किसी के शरीर में रहते हैं या पौधे के अंदर ये पनपते हैं। यानी विषाणु यानी वायरस। वायरस के बारे में पिछले 2-3 साल से आपने खूब सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में, किस तरीके से मानव शरीर में प्रवेश करता है और किस तरीके से फैलता है। जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, यानी इनमें प्रवेश करके इनमें ही वृद्धि करते हैं। जीव जंतु कोशिकाओं में प्रवेश करके विषाणु क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। विषाणु का चित्र 2.5 में आगे दर्शाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती है। जुकाम, खांसी ये किसके द्वारा होती है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा ही होती है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा ही होते हैं। यानी पोलियो है, खसरा है, ये भी विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा। टाइफाइड एवं क्षय रोग एवं टीबी जीवाणु द्वारा होते हैं। तो याद रखें, टाइफाइड और क्षय रोग टीबी है जो किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ जीवाणुओं के चित्र दे रखे हैं। स्पाइरल जीवाणु और दूसरा है सरनोमा जीवाणु। और जीवाणुओं के बाद अगले चित्र में आपको दिख रहे हैं शैवाल, यानी इस तरीके से इनकी संरचना होती है। कलाई, क्लेमाइडो मोनास और स्पाइरो गाइरा, ये 2 शैवाल। और ये प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। यानी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके चित्र भी बनाए, जिससे आपको थोड़े कठिन लगने वाले नाम याद हो जाएंगे। यानी ये उदाहरण याद आपको अवश्य होना चाहिए, क्योंकि किसी 2 शैवालों के नाम लिखिए, किसी 2 प्रोटोजोआ के नाम लिखिए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं लिखित परीक्षा में। इसके बाद है कवक एंड राइजोपस एंड ब्रेड मोल्ड। दूसरा है पेनिसिलियम, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और एस्परजिलस, ये कवक है। इन तीनों को कवक के उदाहरणों को भी आप याद रखें। अब अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद है विषाणु के चित्र दे रखे यहाँ पर। यह है विषाणु, इस तरीके की इनकी संरचना। अब तो अपन देखें कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। इन्हें अपने क्रियाकलाप किया, देखा सूक्ष्म जीव अपने को उन क्रियाओं में दिखाई दिए, तो अपने को उत्तर मिल गया होगा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। लेकिन पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। यानी कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं और शैवाल और कवक जैसे सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये प्रत्येक परिस्थिति में पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। जहाँ रेतीली जमीन है और जहाँ दलदली जमीन है, कीचड़ है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और ये जंतुओं, पेड़ पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं। और जंतुओं, मनुष्य के शरीर के अंदर भी ये निवास करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी दूसरों से अपना भोजन और निवास प्राप्त करते हैं। और कुछ है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से भी रह लेते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है, यानी अमीबा अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, यानी एक समूह में रहते हैं। जबकि अमीबा एक जीव अकेला ही विचरण करता है। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों का हमसे क्या संबंध और हमारा सूक्ष्म जीवों से क्या संबंध, यानी मानव और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं तथा जीवों में रोग के कारक। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। यानी हानिकारक यानी जीवों में ये रोग फैलाते हैं कौन, सूक्ष्म जीव, और कुछ लाभदायक है। तो आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीव और हम किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है और किस तरीके से नुकसानदायक है। सर्वप्रथम देखेंगे मित्र सूक्ष्म जीव एंड मित्रवत सूक्ष्म जीव, जिससे मानव को लाभ होता है, वो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं।
सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों को उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो आपको पहला ही उत्तर मिल गया। किस तरीके से सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी है? तो दही, ब्रेड, केक बनाने में सूक्ष्मजीव उपयोगी है। इससे पहले एक कोटेशन देखते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पुराने समय से ही अल्कोहल बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग। तो ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए इस तरीके से उपयोग हो गए। दही, ब्रेड, केक, अल्कोहल। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। उदाहरण के लिए अकार्बनिक अपशिष्ट। किस तरीके से वातावरण को साफ रखते हैं? तो देखो, अकार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके अपन फेंकते हैं, जंतु अवशेष पशुओं का गोबर है, विष्ठा इत्यादि मलमूत्र है, मरे हुए पशु पक्षी है, जिनकी दुर्गंध अपने तक बहुत ही भयंकर आती है, लेकिन ये सूक्ष्मजीव थोड़े ही समय में इनको अपघटित कर देते हैं। का अपघटन जीवाणु द्वारा ही किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। इन्हें अपघटन करके इनको खाद में बदल देते हैं और ये खाद वापस पेड़ पौधों और जीवों द्वारा उपयोग कर दी जाती है। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे इस पाठ में। अब एक एक के देखते हैं। दही एवं ब्रेड बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर सकता है? तो लैक्टोबैसिलस आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हमने अपने माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा। इससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? दूध में दही डालने से दही जम जाता है, ऐसा क्यों हुआ? दूध है वो दही बदल जाता है सारा का सारा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है जीवाणुओं के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस का नामक जीवाणु प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो बेहद इंपोर्टेंट याद रखें, कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? तो लैक्टोबैसिलस। वह दूध में जनन कर उसी दही में परिवर्तन कर देता है। जीवाणु पनीर चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा सूजी, इडली एवं भटूरे का भी एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? ये सब सूक्ष्म जीवों की वजह से। और दही में सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। इनको समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। तो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, ये देखते हैं अगले पेज पे। इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथते हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ पाया? ये आपने गूंथ के रखा था, लेकिन 2 घंटे बाद ऐसे फूल गया, ऐसा क्यों? खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन बढ़ा देते हैं। जिस तरीके से ये देखो, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आयतन इनका बढ़ गया और ये फूल गया है, और चित्र में आपको दिख रहा है। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। यानी फूल जाता है, आकार बढ़ जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग एवं व्यापार में सूक्ष्म जीव किस तरीके से उपयोगी है? तो आइए देखते हैं सूक्ष्म जीव और व्यापार। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाना हो तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा आप देखते हैं, 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसमें 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर इसे ढककर रखिए। अब विलियन को सूंघ कर देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। यानी अल्कोहल के बारे में बताया गया, आपको क्या महसूस होता है। ये क्रियाकलाप करने के बाद आप देखेंगे ये गंध अल्कोहल की, आपको अल्कोहल की गंध आएगी, जो कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने का कारण बना है। कारण क्या है? जो चीनी है वो अल्कोहल में बदल जाती है। चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो किण्वन किसे कहते हैं? चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होना किण्वन अथवा फर्मेंटेशन। बेहद इंपॉर्टेंट, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। एग्जाम का फेवरेट सवाल।
लुई पास्चर ने किण्वन की खोज कब की? 1857 में। सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग के बाद अपन देखते हैं सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अर्थात कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होते हैं। जो डॉक्टर हमको औषधियाँ देते हैं इनका स्रोत क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं। एंड सर प्रमुख जो आपको प्रतिजैविक दी जाती है वो पेनिसिलिन होती है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, जो अपने अंदर जीवाणुओं की बढ़ती हुई संख्या को नष्ट कर दे और उन्हें वृद्धि रोक दे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पन्न हो रहा है। प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी जीवाणु से उत्पादित हो रही है? जीवाणु और कवक से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। यह सभी बुखार को रोकने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। जिन्हें इन रोगों को चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं यानी चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। प्रतिजैविक के बाद अपन देखते हैं कि और महत्वपूर्ण बात विज्ञान की क्षेत्र की, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्त्री पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन की क्या हो गई? खोज हो गई और पेनिसिलिन बनाई गई। तो बेहद ही पेनिसिलिन के आविष्कार का तथ्य अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। तो आगे प्रतिजैविक के बारे में अपन अध्ययन जारी रखते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों को संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इन प्रतिजैविक मनुष्य, पशु, पक्षी और पौधों में भी उपयोगी है, जिनसे इनके रोगों को बचाव किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। एंड हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं। डॉक्टर हमें जो दवा देते हैं वो डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर कहे अनुसार ही लेनी चाहिए और जितना दिया है उतना पूरा लेना चाहिए। ऐसा नहीं 1-2 गोली लेने से बुखार सही हो गया तो फिर हम दवाएं लेना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से वो जो अपने लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते और दोबारा हमला कर देते हैं। यदि आप प्रतिजैविक कुछ समय लेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो अपनी उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर आप बीमार नहीं है और कम बीमारी है तो आप प्रतिजैविक का उपयोग बिल्कुल ना करें। इसके अतिरिक्त आवश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित अनावश्यक रूप से ली गई जो प्रतिजैविक है उपयोगी जीवाणुओं को भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। जो अपने लिए शरीर के लिए लाभदायक है उसे भी खत्म कर देती है बिना मतलब के अगर अपन प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। सर्दी जुकाम में फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। सर्दी जुकाम में फ्लू में ये प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ये प्रतिजैविक के बाद अपन चलते हैं वैक्सीन, टीका। सबने सुना होगा मिशन इंद्रधनुष। तो वैक्सीन और टीका क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, आइए देखते हैं। वैक्सीन शब्द भी कोरोना काल में आपको सुनने को मिल रहा है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? छोटे शिशु जब बच्चे जन्म लेते हैं तो शिशु उसे जन्मते ही कुछ टीके लगाए जाते हैं और फिर जब 5 साल तक उनके बारी बारी से टीके लगते रहते हैं। ऐसे क्यों? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये स्मरण भी रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उसे किस प्रकार से लड़ा जाए। अंत यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यानी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए हमें वैक्सीन या टीका लगाया जाता है, जिससे अगर आने वाले समय में हमें कोई बीमारी होती है, कोई जीवाणु हम पर हमला करता है तो
ये वैक्सीन की वजह से हमारे शरीर में बनी हुई प्रतिरक्षा जिस हमारी रक्षा करती है रोगों से लड़ने के लिए। वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पूर्ण प्रवेश करते हैं तो उसी प्रकार लड़ा जाए। अंत यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है। यानी वैक्सीन किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में जाना। हैजा, सेसक एवं हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन एंटी के द्वारा रोका जा सकता है। यानी ये बीमारियां आजकल विलुप्त होने की कगार पर है। सेसक जैसी बीमारियों का तो उन्मूलन हो चुका है। हैजा ऐसे है, हैजा भी लगभग उन्मूलन हो चुका है, बिल्कुल कम मामले आते हैं। तो इन टीकों की वजह से, वैक्सीन की वजह से ही ये सब कार्य हो पाए। आगे देखते हैं। एडवर्ड जेनर ने सेसक के लिए 1798 में सेसक टीके की क्या की थी, खोज की थी। यह है श्रीमान एडवर्ड जेनर, सेसक के टीके के खोजकर्ता 1798। आपके बचपन में आपको अनेक रोगों की रक्षा करने के लिए टीके एंड वैक्सीन दिए गए हो गए। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? जिन जिन रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं उन रोगों के नाम। इसके लिए आपको अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, अगर उन्हें पता हो तो अच्छी बात है। सभी बच्चों को इन रोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों पर पोलियो के टीकाकरण का विज्ञापन एंड प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका एंड वैक्सीन ही है जो अपने को पिलाई जाती है पोलियो से बचाव के लिए। सेसक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में सेसक का क्या हो गया है, उन्मूलन हो गया है। सेसक समाप्त हो गया। जिस तरीके से पोलियो के खिलाफ अभियान चल रहा है तो आने वाले समय में पोलियो का भी उन्मूलन हो जाएगा। यानी भारत देश तो पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन संसार के कुछ देशों में अभी भी पोलियो मौजूद है। अब देखते हैं सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि में किस तरीके से ये सहायक है। यानी मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने में जीव किस तरीके से सूक्ष्मजीव सहायक है। कुछ जीवाणु एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं, स्थिरीकरण कर सकते हैं, यानी उसकी मात्रा को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का समर्थन होता है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है उसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल, ये शैवाल है जो पर्यावरणीय नाइट्रोजन, प्राकृतिक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो इस अध्याय में नाइट्रोजन शक्कर के बारे में अपन जानेंगे। पर्यावरण का शुद्धिकरण, किस तरीके से पर्यावरण को शुद्ध करते हैं सूक्ष्म जीव। इस क्रियाकलाप को पहले अपन देखते हैं। तो आपने विद्यालय के मालिक को देखने के पश्चात पहली बुजुर्ग और दूसरे विद्यार्थियों घरों एवं बगीचों में पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। यानी बच्चों ने क्या किया, जब मालिक को देखा किस तरीके से वो कचरे को एकत्रित करके अलग अलग कचरे को अलग अलग गड्ढों में डाल रहे हैं, तो वैसे ही किया उन्होंने। कुछ समय बाद इसका विघटन होने पर ये खाद में परिवर्तित हो गया। तो कौन सा कचरा खाद में परिवर्तित होता है? जो जैविक कचरा होता है, जो कार्बनिक कचरा होता है। पहली ओर वो जो जानना चाहते हैं ये किस प्रकार हो सकता है। यानी ये बच्चे जानना चाहते हैं कि इस कचरे से जो अपशिष्ट था इससे खाद कैसे बन गई। तो कैसे जानोगे? अगर आपको प्रयोग करना है तो 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी से अंकित कीजिए। 2 गमले लेने हैं और ए और बी से इन्हें आपको उस पर अंकित करने हैं। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए। एक गमले में आपको पौधे का कचरा भरना, जैसे कि पेड़ पौधों के छिलके हैं, फलों सड़े गले फल है, पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं। तथा दूसरे में बी में पॉलीथीन जैसे कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने इत्यादि भर दीजिए। इन दूसरे में जो मानव के द्वारा अनुपयोगी प्लास्टिक है, कांच है, बोतलें हैं, खिलौने वो भर देने और उन्हें एक और रख दीजिए और 3 से 4 सप्ताह बाद आप उनको देखिए।
तो आपको क्या लगता है कौन से कचरे में परिवर्तन होगा? तो सर्वविदित है, जो प्राकृतिक कचरा है, जो पेड़ पौधों का कचरा है, वो खाद में जरूर बदल जाएगा। क्या आपने दोनों गमलों को पहलुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? तो अंतर यही परिलक्षित होता है कि जो ये गमला था उसमें पादप अपशिष्टों का अपघटन हो गया है। क्या हो गया है? अपघटन हो गया और वे खाद में बदल गए। ये कैसे हुआ? तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। ये किसने बदला? सूक्ष्म जीवों ने। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। एंड इस प्रक्रिया में जो अपघटित हो गए, अब जो पोषक बने हैं, ये पौधे वापस खाद के रूप में उपयोग कर लेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी की पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव इन प्रक्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते। सूक्ष्म जीव केवल जैविक कचरे को ही क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। तो आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़े हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस तरीके से पर्यावरण को शुद्धिकरण बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सूक्ष्म जीव हमारे क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जिस तरीके से पशु पक्षियों की मौत होती है, पेड़ पौधों का कचरा सड़ने से दुर्गंध आती है, लेकिन जल्दी ही वो दुर्गंध आदि बंद हो जाती है, जिसका कारण है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हर एक प्रकार से हानिकारक हैं। एंड सूक्ष्म जीवों के लाभ तो अपने देख लिए। अब सूक्ष्म जीव किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है, ये भी बेहद जरूरी है। जितने हानिकारक है उससे ज़्यादा नुकसानदायक भी है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रोग उत्पन्न कर देते हैं। न कि मनुष्य, बाकी सब सजीवों और पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये नुकसानदायक है। तो सूक्ष्म जीवों की हानिकारक गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव एवं मनुष्य में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, आइए देखते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पानी के द्वारा श्वास लेते वक्त या खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग कारक का संचरण हो सकता है। अगर किसी के शरीर में पहले ही ये रोगाणु मौजूद है, अगर अपन इनके संपर्क में आते हैं उनके, तो भी ये हमारे अंदर आ जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस के बारे में आप जानते ही हो, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संसरणीय रोग कहलाते हैं, यानी संक्रामक रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के लिए कुछ उदाहरण है, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये सब कैसे हैं? संसरणीय यानी संक्रामक रोग है। जब जुकाम से पीड़ित जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। जिस तरीके से कोरोना फैलता है, वैसे ही ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ ही हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? प्रवेश हो जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। तब आप संसरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार से रोक सकते हैं? अगर छींकने, खांसने, संपर्क में आने से ये रोग फैल जाते हैं तो आप इसे किस तरीके से रोक सकते हैं? तो पहली का जवाब है, हम छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। यानी हम छींकते समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखें। अच्छा तो यही है, संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। इससे अच्छा है कि जिसको सर्दी जुकाम या संक्रामक बीमारी है उससे दूर आ जाए और मास्क का उपयोग करे। आगे देखते हैं, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो सिर्फ रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं।
घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। घरेलू मक्खी बहुत सी बीमारियों का कारण होती है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे सदूषित भोजन करेगा वो बीमार पड़ने की संभावना है। अंत ये सलाह दी जाती है कि भोजन